और डायरेक्ट जो ना हेलीकॉप्टरों के द्वारा हम ताज होटल, नरीमन हाउस, ओबराय होटल की छतों के ऊपर ड्रॉप कर दिए और हमको 15-20 आदमी को लाइन में खड़ा कर दिया और लाइन में खड़ा करके 15-20 आदमी को हमको ऐसे गोलियां मारी उन्होंने AK-47 की। तो सब लोगों को उनको गोलियां लगी, महिलाएं थी, बच्चे थे, सब गिर के और मेरे तक आते आते उसकी गोली खत्म होगी, मुझे गोली नहीं लगी, मैं भी गिर गया उनके साथ जब बाकी गिरे तो। क्योंकि उस हमले के लिए अपने देश के अंदर कोई भी एजेंसी जो है ना लड़ने के लिए तैयार नहीं थी, ना ही तो वो माइंडली रूप से हमारी फोर्सें तैयार थी, ना ही इक्विपमेंट और वेपन के हिसाब से प्रिपेयर थी। बोले मुझे हिम्मत ऐसे मिली, मैं हनुमान चालीसा लगता हूँ, हनुमान चालीसा धीरे धीरे अपनी पढ़ता रहा। पर मैं दोबारा जब इतना डरा हुआ था तो फिर मैं इस छत से दोबारा जाके मैंने अपना नीचे जो मेरा रूम था मैंने देख धीरे धीरे जाके अपने आप को रूम में बंद कर लिया और मैंने उन दोनों आतंकवादियों के ऐसे गले ऐसे घोट लिया और जो ना वो घर घर की आवाज़ भी आ रही थी और पूरा उससे चाकू से ऐसे घोटा। तो जब उसके अंदर हम घुसे तो हम लोगों को भी एक बार जब लगा अंदर तो लाशें ही लाशें, खून ही खून चारों तरफ। जिस तरीके से किसान के खेत में गेहूं की पूली पड़ी रहती है, कोई इधर पड़ा है, कोई यहाँ पड़ा है, कोई माताएं, कोई बहनें, कोई बच्चे, कोई मतलब इतना ज़्यादा था। तो वो चीज़ देखने के बाद जो ना हमारा और भी खून खोल गया। अभी हाल ही में तहव्वुर राना का प्रत्यर्पण हो गया है भारत, उस पर क्या कहेंगे आप? नमस्कार, आप देख रहे हैं द माधुरी शो और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। आज का एपिसोड बेहद खास है। आज के एपिसोड का जो मुद्दा है बेहद ही संवेदनशील है, राष्ट्रीय स्मृति से जुड़ा हुआ है। 26/11 हमला सभी के जहन में है, उसकी तस्वीरें सभी के जहन में आज भी ताज़ा हैं और क्योंकि तहव्वुर राना का प्रत्यर्पण भारत हो गया है तो वो तस्वीरें और भी ज़्यादा ताज़ा हो गई हैं। होटल ताज ओबरॉय नरीमन हाउस, इस दौरान जितने भी लोग उन होटल्स में मौजूद थे सभी डरे हुए थे, सहमे हुए थे, चीख पुकार मची हुई थी। सुरक्षा बलों ने वहां पर घुसने की कोशिश की लेकिन सफलता उनको नहीं प्राप्त हुई। फिर NSG कमांडो को अलर्ट किया गया, वो वहां पर पहुंचे और इस पूरे मिशन को रिजल्ट तक लेकर आए। आज हमारे इस पॉडकास्ट में हमने ऐसे ही एक हीरो से बात की है जो कि पूर्व NSG कमांडो हैं, सुरेंद्र सिंह जी। उन्होंने बताया है कि उनका अनुभव कैसा था। उन्होंने ये भी बताया है कि जब वो वहाँ पर गए उन्होंने किस तरीके की तस्वीरें देखी थी, लोग किस तरीके से डरे हुए थे, उनका एक्सपीरियंस कैसा था, उन्होंने किस तरीके से इस मिशन को सफल बनाया और 627 लोगों को बचाया। हालांकि इसमें 166 लोगों की भी जान चली गई। इस पॉडकास्ट में हमने उन तमाम मुद्दों पर बात की है जो कि आपको जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। सर, बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में। 26/11 हमला, अगर हम उस हमले की बात करें तो आज भी हमारे जहन में उसकी तस्वीर है। वो हमला कोई नहीं भूल सकता क्योंकि आप उस टीम में रहे हैं, आपने अपनी आंखों से वो तस्वीरें देखी हैं, आपने उस मिशन को, उन आतंकियों के मिशन को फेल किया, 627 लोगों को बचाया। NSG को कब अलर्ट किया गया था और कैसे अलर्ट किया गया था? सबसे पहले तो मैं सभी को नमन करता हूं, सलूट करता हूं और माधुरी जी आपने ये मौका दिया कि देश की जनता के साथ रूबरू होने का। वो जो हमला था वो रात के टाइम हमला हुआ, 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था। लोग कोई अपना खाना खा रहे थे, कोई अपने घरों में जा रहे थे, कोई अपने रिश्तेदार के पास जा रहे थे, ऐसे करके पार्टियाँ चल रही थी। तो तब वो हमला हुआ तो एक साथ 4 जगह हमला हुआ। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के ऊपर हमला किया गया, ओबराय होटल के ऊपर हमला किया गया, ताज होटल के ऊपर हमला किया गया, नरीमन हाउस के ऊपर हमला किया गया। और जो 2 आतंकवादी थे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के ऊपर हमला करने के बाद वो एक जगह से दूसरी जगह दौड़ते हुए फायरिंग कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने एक रेस्टोरेंट के ऊपर हमला किया, फिर उसके बाद एक हॉस्पिटल के ऊपर हमला किया। तब वो हमला किया तो उस हमले के अंदर जो है हम लोगों ने टीवी के ऊपर भी सभी को दिखता रहता, पता चलता रहता, न्यूज़ चलते रहते। तो उसका ये अंदाज़ा नहीं था कि वो इतना ख़तरनाक हमला है, इतने ख़तरनाक आतंकवादी हैं, उनके जो है ये मंसूबे हैं। तब हमको अलर्ट किया गया तो उसके बाद जो है ना हमको बताया गया करीब 10 साढ़े 10 बजे के आसपास मैसेज हुआ
कि अभी एनएसजी को जो ना भेजा जाएगा, क्योंकि उस हमले के लिए अपने देश के अंदर कोई भी एजेंसी जो है ना लड़ने के लिए तैयार नहीं थी। ना ही तो वो माइंडली रूप से हमारी फोर्सें तैयार थी, ना ही इक्विपमेंट और वेपन के हिसाब से प्रिपेयर थे किस तरह का हमला हो सकता है। क्योंकि जो हमला होने के बाद वहाँ सबसे पहले पुलिस लड़ी। पुलिस जब उनका मुकाबला नहीं कर पाई तो वहाँ की एटीएस ग्रुप साथ साथ जो है ना लगा, वो भी नहीं लड़ पाया। उसके बाद जो है ना मेरीन कमांडो को बुलाया गया। मेरीन कमांडो भी आतंकवादियों का मुकाबला नहीं कर पाई और वहाँ पे जो है ना आर्मी को लगाया गया। एक यूनिट रहती है वहाँ पे, सेकंड ग्रेनेडियर थी वहाँ उस समय। तो सेकंड ग्रेनेडियर के सीईओ उस समय जो है ना मेजर अरुण एरी साहब होते थे। उन्होंने सिचुएशन को भांप लिया और बहुत ही होशियार अधिकारी थे वो। उन्होंने कहा कि इस हमले के अंदर जो है इस तरह की घटना है, इसमें जो ना बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। हमारे जो सैनिक हैं वो जो अंदर फंसे लोगों को नहीं बचा सकते और ज़्यादा से ज़्यादा हमको कैजुअलिटी उठानी पड़ सकती है। इसमें मात्र जो एनएसजी कमांडो है वही इस हमले को अंजाम दे सकते हैं। क्योंकि जब मेरीन कमांडो आई तो मेरीन कमांडो को भी ताज होटल के अंदर एंट्री नहीं लेने दी आतंकवादियों ने। इतने खतरनाक तरीके से वो हमला किया गया, क्योंकि वो भी जो ना पीछे हट गए और लड़ने से मना कर दिया। पुलिस ने वहाँ पर लड़ने से मना कर दिया। तमाम अखबारों के अंदर ये चीज़ें आई है। आर्मी ने अपना जो डिसीजन था वो दे दिया। उसके बाद हम लोगों को जो ना कॉल किया गया। हम लोग बिल्कुल रेडी रहते हैं। हम 20 मिनट के अंदर मूवमेंट कर जाती हैं। हमारा एक स्क्वाड्रन जो है अलर्ट स्क्वाड्रन रहता है, वो हमेशा जो है ना रेडी रहता है। जब भी कॉल होता है तो एक साथ हमारे हथियार अम्युनिशन रहते हैं। हमारी रोज़ की प्रक्रियाएं हैं, अलग अलग समय के ऊपर हमारी ट्रेनिंग का ये एक पार्ट है। तो जैसे ही उधर कॉल हुआ तो हम लोग जो है 20 मिनट के अंदर जो रेडी हुए। सर, इसमें 166 लोगों की जान चली गई थी। अगर ये फैसला पहले ले लिया जाता एनएसजी कमांडो को बुलाने का तो 166 लोगों की भी जान बच सकती थी। बिल्कुल। जो फोर्सें हैं ना, वो जहाँ भी हमला होता है देश में ऐसा होता है, जो उसको शुरुआत में लड़ना चाहती है वही लड़ती रहती है और वो दूसरों को ऑपरेशन नहीं देती। ये तो यहाँ ऑपरेशन देने का जो काम था, ये तो इन फोर्सों की मजबूरी थी कि ये उन आतंकवादियों का मुकाबला नहीं कर पाए। ना ही तो वो ताज होटल के अंदर एंट्री कर पाए, ना मेरीन हाउस में एंट्री कर पाए, ना ओबराय होटल के अंदर एंट्री कर पाए, ना पुलिस कर पाई, ना मेरीन कमांडो कर पाई, ना फौज कर पाई। तब जो इस हमले को एनएसजी को दिया गया, तो जो फोर्स ऑपरेशन करती है, नहीं तो वही खुद ही लड़ लेती है, अपनी कैजुअलिटी करा लेती है, आदमियों की कैजुअलिटी हो जाती है। परंतु इस हमले में ऐसे हुआ, जब मीडिया को मैं यहाँ धन्यवाद करता हूँ, सलूट करता हूँ मीडिया के साथियों ने। पहली गोली चलने से लेकर आखिरी गोली तक मीडिया के साथियों ने अपनी जान के ऊपर खेल के उस पूरे ऑपरेशन को जो ना दिखाया। तो उससे क्या है, पूरा देश उसको लाइव देख रहा था। तब देश भी देख रहा था और हम लोग भी देख रहे थे और मंत्रालय और विदेश भी देख रहे थे। अब जब ये मुकाबला नहीं कर पा रहे, जब कोई टिक नहीं पा रहा, तो एनएसजी को जब बुलाने की डिमांड जो ना मीडिया के माध्यम से की गई और मीडिया के माध्यम से होने के बाद जो है देश के गृह मंत्री को कॉल किया। क्योंकि वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे वो पता नहीं कहाँ घूम रहे थे, कहाँ उनके अपने बच्चे की जो लाइफ बना, कहाँ मतलब कैजुअल थी वहाँ की सरकार, मैं कहूँगा। और उसके कारण जो है ना वहाँ के मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख ने इस्तीफा देना पड़ा और देश के ड्रिंकेम में गृह मंत्री उस समय शिवराज पाटिल जी थे, जिन्होंने जिस तरीके से हम लोगों को डिले किया, उसको भी इस्तीफा देना पड़ा। अगर हम समय रहते पहुँच जाते तो देश के 166 लोग नहीं मारे जाते। यानी कि 166 लोगों की जान उस समय पर बच सकती थी। बिल्कुल। क्योंकि सर आपने मीडिया का धन्यवाद किया है। उस समय पर मीडिया को बहुत ट्रोल किया गया था कि शायद मीडिया लाइव नहीं दिखाती तो इतनी सब दिक्कतें नहीं आती मिशन को पूरा करने में, एनएसजी कमांडोज को। तो सर क्या था कि मीडिया की वजह से क्या दिक्कतें भी आई थी? क्योंकि आपने तो धन्यवाद किया है, लेकिन बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि मीडिया की वजह से भी तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ा है इस दौरान। जो लोग लड़ाई के अंदर शामिल नहीं थे, जिन लोगों को पता नहीं है, वो लोग भलाई कुछ कहे। मीडिया अगर कवर नहीं करता, देश की जनता के अंदर अवेयरनेस नहीं आती, देश की जनता को नहीं पता पड़ता। मीडिया के बहुत सारे साथी ने अपनी जान के ऊपर
खेल के और उसको कवर किया हमले को, और उसमें उनको गोलियां भी लगी, जख्मी भी हुए। उनके पास कोई हथियार नहीं था। जिन लोगों के पास हथियार थे उन लोगों ने तो लड़ने से मना कर दिया। उनका ट्रोल करने से क्या मतलब है। और मीडिया के भी जो लोग जैसे बता रहे हैं, वो जो पीछे जो मीडिया वाले लोग खड़े थे, उनको जो अधिकारी हमारे को अंदर कॉल कर रहे थे, अब भाई आप यहाँ से यहाँ चले जाओ, इस रूम से उसको लेकर लाओ, तो वो जो पीछे खड़ी हुई मीडिया के लोग उसको लाइव चला रहे थे। जब मीडिया को पता चला कि लाइव चलाने से और इसमें दिक्कत हो रही है, तो मीडिया ने अपने कार्यक्रम आधा घंटा डिले कर दिए। हाँ, मैं मानता हूँ वहाँ नुकसान हुआ, क्योंकि मीडिया के माध्यम से पहले आतंकवादियों को पता चल रहा था, क्योंकि विदेश में जो पाकिस्तान में बैठे हुए इनके आका थे, वो उनको रेडियो सेट के माध्यम से उनको सूचनाएं दे रहे थे। दूसरा, उनको इंटरनेट के माध्यम से भी पता चल रहा था। परंतु जब ये डिले किया गया तो वो बहुत ही जो ना ठीक रहा। और मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ उन सब साथियों को, अगर मीडिया नहीं होता तो सुरेंद्र सिंह कमांडो जैसे लोग जो लड़े, जिन्होंने वहाँ आतंकवादियों को मारा, लोगों को बचाया। मैंने 2 आतंकवादियों को मारा, 627 आदमी को ताज होटल से जिंदा निकाला। हमारी टीम ने 4 आतंकवादियों को मारा ताज होटल के अंदर। और जो है ना 2 मिलिटेंटों को हम लोगों ने नरीमन हाउस में मारा, 2 मिलिटेंटों को हमने ओबराय होटल के अंदर मारा। जिन फोर्सों ने लड़ने से मना कर दिया था, जिन लोगों ने पत्थर तक नहीं फेंका लड़ाई के नाम से, उन लोगों को गैलेंट्री अवार्ड दिए गए, और हमारे जैसे लोगों को ना कोई गैलेंट्री अवार्ड दिया गया और नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। अगर मीडिया नहीं होता तो पता नहीं कहाँ गुमनाम हम जिंदगी जिए होते। 19 महीने तक मुझे 1 रुपया पेंशन नहीं मिली, और सरकार ने मेरा इलाज नहीं करवाया, और 54 करोड़ रुपये कसाब के ऊपर लगाए। कसाब चिकन बिरयानी खा रहा था, मैं भूखा मरता घूम रहा था, मेरे बच्चे रोटी रोटी के लिए मोहताज हो रखे थे। पर दोबारा भी जब 2018 के 12 के अंदर मीडिया ने दिखाया तो सरकार को झुकना पड़ा। मीडिया जो ना, जो तीसरा स्तंभ जो भारत का है, उसने अपनी जिम्मेवारी निभाई। उसके बाद देश के अंदर अवेयरनेस आई, और उसके बाद जो है ना आगे से अब जब भी कोई ऐसा ऑपरेशन होता है तो तुरंत जो है ना उसी फोर्स को बुलाया जाता है। यानी कि आप लोगों को खुद की भी लड़ाई लड़नी पड़ी उस दौरान। 26/11 की लड़ाई के बाद मुझे कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार के साथ अपनी पेंशन की लड़ाई लड़नी पड़ी, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी पड़ी। सर, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि जब आपको वहाँ पर सूचना मिली कि आपको जाना है, यहाँ पर ऐसा हमला हुआ है, 26/11 का हमला, लोग परेशान हैं, सभी फोर्सेस ने मना कर दिया, आपने कैसे एंट्री ली उस होटल में? हम लोगों को जब यहाँ से भेजा गया एयरपोर्ट के ऊपर, तो यहाँ एयरपोर्ट के ऊपर देश के गृह मंत्री ने खड़े रखा। हम लोगों को बहुत गुस्सा था, घंटों समय खराब किया गया। उसके बाद देश के उस समय के मौजूदा गृह मंत्री शिवराज पाटिल जी बोले मैं भी चलूँगा, मैं ड्रेस बदली करके आऊँगा। वर्दी बदलने के लिए गए, 2 घंटे बाद आए। तब तक देश के निर्दोष लोगों को आतंकवादी रात भर मारते रहे, और देश का निकम्मा गृह मंत्री वर्दी बदलता रहा। 166 लोग, निर्दोष लोग मारे गए। अगर वो रोकता नहीं हम लोगों को तो हम 1 बजे रात के वहाँ पर पहुँच जाते। परंतु इन्होंने पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री कुरैशी जी को जो है ना उससे भेजा प्राइवेट चार्टर से, उसके बाद एनएसजी को रोके रखा। उसके बाद गृह मंत्री आते जी जहाज़ के अंदर हम बैठे थे, उस जहाज़ को कहा गया इस जहाज़ ये नहीं जाएगा। अब चंडीगढ़ से दूसरा जहाज़ आ रहा है, उस चंडीगढ़ से एयरफोर्स के जहाज़ के अंदर आपने जाना है। उस जहाज़ के अंदर सामान लोड किया, रात भर वहाँ निकल गई, और हम लोग सुबेरे पहुँचे। उस समय की निकम्मी सरकार जो ना अपने वर्दी बदलती रही, और वहाँ हमारी बहनों की, माताओं की आतंकवादी अस्मत लूटते रहे, छोटे छोटे बच्चों को मारते रहे, निर्दोष लोगों की हत्याएं करते रहे। अगर समय रहते वहाँ एनएसजी पहुँच जाती तो इतने लोग नहीं मारे जाते। वहाँ के मुख्यमंत्री ने भी ये बात बोला उस समय के ने, अगर एनएसजी लेट आई है, एनएसजी अगर समय रहते आ जाती इतने लोग नहीं मारे जाते। और कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार ने खुलासा होने के डर से, कि इस हमले के अंदर कांग्रेस मिली हुई है, कांग्रेस का नरम रुख था, हम जैसे लोगों को तो मेडिकल बोर्ड आउट कर दिया। और जिन लोगों ने लड़ाई के अंदर पत्थर तक नहीं फेंका, उन लोगों को अशोक चक्कर दिए गए। मैं ये नहीं कहता नहीं दिए, देना चाहिए जो भी दे रहे हैं, पर जिनका हिस्सा नहीं है, जिन ऑपरेशन में कोई बहादुरी का काम नहीं किया, उन लोगों को अशोक चक्कर दिए। वहाँ की सरकार का भी बहुत बड़ा फॉल्ट रहा है, बहुत बड़ा फॉल्ट रहा। उसके बाद हम जब सुबेरे के टाइम पहुंचे तो सरकार को इनको अंदाजा नहीं था। हमारे अधिकारी भी भाप गए थे कि देश का गृह मंत्री नहीं चाहता अब समय रहते जो ना ऑपरेशन को लॉन्च किया जाए। गृह मंत्री का कोई काम नहीं था अब वहाँ एनएसजी के साथ जाए। गृह मंत्री ने जो ना समस्याएं और बढ़ाई हम लोगों की।
परंतु जब वहाँ एयरपोर्ट पर जाने के बाद हम हेलीकॉप्टरों के अंदर बैठे और डायरेक्ट जो ना हेलीकॉप्टरों के द्वारा हम ताज होटल, नरीमन हाउस, ओबराय होटल की छतों के ऊपर ड्रॉप कर गए। और जो सबसे पहला हेलीकॉप्टर उतरा, पहला कमांडो सुरेंद्र सिंह उस हमले के अंदर जो यानी ना कि आप सबसे पहले कमांडो थे जो हेलीकॉप्टर से ड्रॉप होने वाले। हाँ। उसके बाद हम लोगों ने 15 मिनट के अंदर अंदर जो ना ओबराय होटल के अंदर जो ना हमारे कमांडो उतर गए और 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर हमने नरीमन हाउस के अंदर 2 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा और जो हमारी माताएं बहनें, हमारे लोग जो बंदी बना रखे थे, उन बंदी लोगों को छुड़वाया। आधा घंटा के अंदर अंदर जो ना ओबराय होटल के अंदर 2 आतंकवादियों को हमारे कमांडो ने मार गिराया और ओबराय होटल के अंदर जितने लोगों को बंदी बना रखा था उन सब लोगों को सुरक्षित निकाला। ताज होटल का हमला लगातार चलता रहा क्योंकि आतंकवादी रात भर उसके अंदर जो ना अपनी पोजीशन ले चुके थे। होटल के पूरे को वो जो ना उसमें घूम घूम के उन्होंने अपना सिस्टम हथियार अम्युनिशन ड्रॉप कर चुके थे और वो अपनी मजबूत पोजीशन ले चुके थे वहाँ पे। परंतु अगर रात को 1 बजे हम पहुँच जाते तो देश के निर्दोष 166 लोग नहीं मारे यानी कि समय का बहुत बड़ा खेल रहा है उस दौरान। सर, क्योंकि आपने बताया आप वहाँ पर गए, वहाँ पर सबसे पहले आप उतरे थे। जब आप वहाँ पर गए, पहला सवाल तो मेरा इसी से रहेगा कि कितने कमांडोज थे जिस हेलीकॉप्टर से आप गए थे, फिर आप वहाँ पर उतरे तो उस समय सबसे पहले तस्वीर आपने क्या देखी, किस तरीके से अंदर घुसे, आपको उस समय कैसा महसूस हो रहा था? क्योंकि जाहिर सी बात है 26/11 हमला उस समय पर हम टीवी देख रहे थे, उस समय पर पूरा देश डरा हुआ था, ना केवल मुंबई शहर। तो उस समय पर आपके मन में क्या चीज़ें थी? जिस समय हम लोगों को बुलाया गया, हम लोग गए, हमारे अधिकारियों ने बता दिया था कोई हमारे पास होटल का नक्शा नहीं है, कोई जानकारी नहीं कितने आतंकवादी हैं, क्या क्या हथियार ले रखे हैं, परंतु ये जरूर बताया था कि वो इतने ट्रेंड हैं। अब वहाँ नेवी की मैरीन कमांडो उनसे नहीं लड़ पाए, मार्कोस वहाँ नहीं लड़ पाए, वहाँ की लोकल कमांडो उनसे नहीं लड़ पाई, वहाँ आर्मी उनका मुकाबला नहीं कर पाई। तो आप लोग अपने आप में प्रिपेयर होना, आप जो कर सकते हो, जितने लोगों की जान बचा सकते हो, निर्दोष लोगों को बचाना है और आतंकवादियों को मारना है। आतंकवादी चाहे 1 घंटा आधा घंटा लेट मारे जाएं, पर कोई निर्दोष आदमी हमारी गोली से नहीं मरना चाहिए। आप लोगों ने अपनी सूझबूझ से ऑपरेशन करना है। तो ये सारी चीज़ें हमारे जो अधिकारी थे उन्होंने बोल दिया गया था। आपने जो करना है वो खुद करना है। भय पर विजय प्राप्त किया होता कोई भी कमांडो जो एनएसजी का कमांडो है। कितने कमांडोज थे उस दौर? एक स्क्वाड्रन के अंदर लगभग 80 कमांडो होते हैं। अच्छा। सबसे पहले अलर्ट स्क्वाड्रन ही जाता है। अलर्ट स्क्वाड्रन की जो टुकड़ी होती है, 20 कमांडो की एक टीम होती है। 20 कमांडो की जो एक टीम होती है उसमें 4 हीट होती है। 5 आदमी की एक हीट होती है, एक कमांडो, 4 कमांडो, एक कमांडर। वैसे 5 ही कमांडो होते, वहाँ पे ऑफिसर होता है या जेसीओ जो होता है वो सब कमांडो होते हैं। छोटी से छोटी टुकड़ी काम करती है। हमारी 5 आदमी की हीट है वो काम करती है। हमारे जो कमांडो होते हैं वो 5 कमांडो है जो है ना 5000 नॉर्मल कमांडो जो फोर्स जो घूम रही है उनके बराबर काम करते हैं। क्योंकि हमारा जो तरीका है, हम लोगों के ऊपर देश इतना मेहनत करता है, इतना खर्चा लगाता है, तो एक कमांडो बनने में जैसे एक हीरे को तराश के जो हीरा बना दिया जाता है, उस तरीके का जब मामला होता है। तो 20-20 आदमी की टुकड़ी जो है ना, 20 आदमी की एक टीम जो है ना ओबराय होटल पर उतारी गई, 20 आदमी की जो है ना एक टुकड़ी जो है ना नरीमन हाउस पर उतारी गई, 20 आदमी की एक टुकड़ी जो है ना कमांडो की जो है ना ताज होटल के अंदर। तो जब उसके अंदर हम घुसे तो हम लोगों को भी एक बार जब लगा अंदर तो लाशें ही लाशें, खून ही खून चारों तरफ। जिस तरीके से किसान के खेत में गेहूं की पूली पड़ी रहती है, कोई इधर पड़ा है, कोई यहाँ पड़ा है, कोई माताएं, कोई बहनें, कोई बच्चे, कोई मतलब इतना ज़्यादा था। तो वो चीज़ देखने के बाद जो ना हमारा और भी खून खोल गया। पहले भी बहुत गुस्सा था क्योंकि हमको तो उसी तरीके से तैयार किया जाता जिस तरीके से पाकिस्तान जैसा कायर देश कसाब जैसे आतंकवादियों को भेजता है, तो हिंदुस्तान कमांडो सुरेंद्र सिंह जैसे कमांडो भी पैदा करता है। तो एक एक कमांडो जो है ना इस देश के अंदर जो है ना एक एक सिपाही, एक एक आम आदमी हिंदुस्तान का देशभक्त है। तो उस समय हर देश के एक एक नागरिक का जो है ना देशभक्ति का जो जज्बा जो है ना तैयार होता है, खड़ा होता है देश का आदमी। उसके मेरे पास शब्द नहीं है। हिंदुस्तान एकजुट हो जाता जब ऐसी भी कोई कहानी होती है।
तो हम लोगों ने ऑपरेशन शुरू किया और हम लोगों ने लोगों को बचाना शुरू किया। हमने सबसे पहले न्यूट्रॉन ताज के अंदर जो ना लोगों को बाहर निकाला। जब न्यूट्रॉन ताज के जब हम लोगों को बाहर निकाला तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी कहानियां हैं। 3 दिन की कहानी है, 1 घंटा के ऑपरेशन में तो नहीं बता पाएंगे। तो उस बीच में एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक बंदे को हमने निकाला, उसको निकाला तो बताने लगा हमको भाई जब उसका गेट तोड़ा, हर एक आदमी को हम गेट दरवाजा तोड़ के बड़ी मुश्किल निकाल रहे थे। लोग इतने डरे हुए थे। उसके बाद कोई दरवाजा खोल ही नहीं रहे थे कि कोई आतंकी हो सकता है, मारने के लिए आया हो, डरा हुआ। बताने के बाद भी, मैसेज देने के बाद भी, क्योंकि और फिर उसके बाद कहीं टेबल के नीचे घुस जाए, कोई अलमारी के अंदर घुस जाए, कोई कहीं, तो उनको पूरी प्रक्रिया करके, हो सकता है आतंकवादी हो, मरा पड़ा हो, वैसे हो, या इसी को टोटल कितने आतंकी थे उस होटल में? उस होटल में 4 आतंकवादी, ताज होटल में। अगर कोई उनका स्लीपर सेल हो या चला गया हो और कुछ हो, बाहर हो, उसका पता नहीं। लेकिन टोटल 4 आतंकवादी हमने मारे। हमने 4 आतंकवादी। आप अपनी एक कहानी बता रहे थे, उस दौरान आप तो उसको हम जब ऊपर लेके गए तो उसको जब निकाला तो बताने लगा आतंकवादी भी हमको ऐसे ही ऊपर लेके गए थे और हमको 15-20 आदमी को लाइन में खड़ा कर दिया और लाइन में खड़ा करके 15-20 आदमी को हमको ऐसे गोलियां मारी उन्होंने, AK-47 की। तो सब लोगों को उनको गोलियां लगी, महिलाएं थी, बच्चे थे, वो सब गिर गए और मेरे तक आते आते उसकी गोली खत्म होगी। मुझे गोली नहीं लगी, मैं भी गिर गया उनके साथ जब बाकी गिरे तो। और उन्होंने लात मारी, जब गोलियां मार रहे थे, तुमने काफिरों हमारी बाबरी मस्जिद को शहीद किया, वो गंदी गंदी गालियां दे रहे थे आतंकवादी। और फिर वो चले गए। बाबरी मस्जिद का जिक्र कर रहे थे उस दौरान? हाँ बिल्कुल, उनको प्रिपेयर करते हैं ना। अच्छा। हमारे लोगों के ऊपर वहाँ पर जुल्म हो रहे हैं, हमारे लोगों को मारा जा रहा है, उनका माइंड इस प्रकार वास करते हैं उस तरीके से कि आप वहाँ इस हमले में अगर मारे जाओगे तो आपको जन्नत मिलेगी, आप लोगों को अल्लाह ताला के पास बैठाएंगे, अल्लाह ताला आपके वहाँ बेहतर हुरे मिलेंगी। तो उनको इस तरीके से ये तमाम बातें आतंकी बोल रहे थे उस दौरान। उनको बरगलाते नहीं, उनका माइंड वॉश ऐसे कर दे, उनको कुछ नहीं दिखता है आतंकवादियों को, उनको सिर्फ मरना है, मारना है। अगर इसके लिए वो होगे तो आप अगर मारे जाओगे तो आप शहीद कहलाओगे, आपको जन्नत प्राप्त होगी। उनको तो ऐसे माइंड वॉश कर दो, उनको कुछ नहीं दिख रहा। तो वो जो गालियां दे रहे थे उनको ऐसे बताया जाता कि हमारे लोगों के ऊपर हिंदुस्तान में अत्याचार हो रहा है, हमारी बाबरी मस्जिद को जो ना शहीद कर दिया, हमारी मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं। तो वो उनको इंडिया का एक्चुअल पिक्चर का तो पता नहीं होता। अब ये देश तो जो है ना सब लोगों को, सब धर्मों को लेकर चलने वाला देश है। यहाँ तो जो ना लोकतंत्र ऐसा है कि जो ना सबकी बात सुनी जाती है, सबके अधिकारों का ख्याल रखा जाता है। पर उनको तो ऐसे किया जाता है ना कि वो कुछ देखे नहीं। तो उस आदमी ने जो बता रहा था, तो जैसे मारा दोबारा फिर आए वो आतंकवादी 15-20 मिनट, आधा घंटा के बाद जो मरे हुए लोग थे उनको दोबारा गोलियां मारे, दोबारा लात मारे थे, गालियां दे रहे थे। तब तक वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गया। वहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें लगी होटल के, ताज होटल की छत के ऊपर, वो हवा के लिए ऊपर फेंकने के लिए, उसके नीचे। तो दोबारा भी वो था। तो बोले मुझे हिम्मत ऐसे मिली, मैं हनुमान चालीसा लगता हूँ, हनुमान चालीसा धीरे धीरे अपनी पढ़ता रहा। पर मैं दोबारा जब इतना डरा हुआ था तो फिर मैं इस छत से दोबारा जाके मैंने अपना, नीचे जो मेरा रूम था, मैंने देख धीरे धीरे जाके अपने आप को रूम में बंद कर लिया। तो हम जब ऐसे ऐसे लोगों को निकाल रहे, अलग अलग लोग जो अपनी कहानियाँ बता रहे थे, चेहरे पर आप लोगों को देखकर एक राहत भरा एक्सप्रेशन था उस दौरान कि थोड़ी सी राहत जब हमको देखा। हाँ। उनको जिनको निकाल रहे थे, जिन बहनों को, जिन भाइयों को, जिन विदेशियों को किस तरीके से हमारी गली भर भर के हमारी जो ना पप्पी ले रहे थे, हमें प्यार कर रहे थे कि भैया तुम तो भगवान के रूप में आए हो, आप लोग तो जो ना इस कलयुग के जो ना जो लोग, जो बचाने वाले लोग हो, इस आज के जो अर्जुन आप लोग ही हो। सांस में सांस आई कि अब जान बच सकती है, एक उम्मीद जो थी वो आप लोग बनकर वहां पर गए थे। क्योंकि जो लोग फंसे थे ना, उनको, वो तो बेचारे ना टीवी देख रहे थे, ना वो मोबाइल चला रहे थे, ना किसी तरह का, तो मतलब इतने खौफ के अंदर थे। उनके तो सर के ऊपर मौत थी। बच्चे थे वहां पर, छोटे छोटे बच्चे भी निकाले, छोटे छोटे बच्चों को मार रखा था। बच्चे मरे भी हुए थे और जिंदा भी थे। बहुत ज्यादा माताओं बहनों की अस्मत लूटी हुई थी। शरीर के ऊपर कपड़े नहीं थे जिनको मार रखा था। बहुत सारे लोगों तक खुलासा नहीं। पीछे मुझे एक टीवी का एंकर कह रहा था, जी ऐसी घटनाएं तो सामने आई नहीं। अरे घटना तो जब सामने आई जब कोई अंदर घुसा हो। अंदर तो कमांडो सुरेंद्र सिंह जैसे कमांडो घुसे, उन्होंने मारा। हम लोग उनके ऊपर उनके कपड़े लपेटे हैं, उनकी बॉडी को हम कोई पब्लिक में ऐसे थोड़ा बाहर आने देते।
वो हमारे लोगों के साथ जो अत्याचार किया, चाहे वो नरीमन हाउस के अंदर, वो जिस बर्बरता के साथ जो ना बहनों को काटा हुआ था, उनके शरीर को जिस तरीके से, उनका मैं कैमरे के ऊपर बता नहीं सकता हूँ आपको। और देश की उस समय की सरकार ने जो है ना पूरे उस मामले की लीपापोती की, पूरा उसका ओपन नहीं होने दिया उस मामले को, जो है ना बातें तो उस समय भी मीडिया के सामने बहुत सारी आई होंगी, पर मीडिया के अंदर तो मीडिया घुसा नहीं, मीडिया तो बाहर से दिखा रहा था, जब बॉडी बाहर आ रही थी तो वो सब पैक होके आ रही थी। बिल्कुल। तो वो जब चलते चलते फिर हम लोगों ने, हमारे पास बार बार फ़ोन, जो अधिकारी थे वो बाहर से फ़ोन करके बोल रहे थे कि आप यहाँ से इस कमरे से निकालो, इसमें VIP है, इसमें अधिकारी के साथ आप कनेक्ट थे लगातार। इस दौरान कोई टेक्निकल इशू हुआ आपको कि आवाज़ नहीं आ रही हो, या फिर कुछ भी ऐसा कि अंधेरा या कुछ ऐसी चीज़? अंधेरा तो था, होटल के अंदर लाइटें काट दी थी, जहाँ भी जा रहे थे वो आग लगा रहे थे, पानी की पाइपलाइन तोड़ रखी थी कि अंधेरे में कमांडो आएंगे तो पानी की आवाज़ तो आएगी, पानी में से छप छप की आवाज़ आएगी। तो बिल्कुल शांत एकदम माहौल, जब गोली चलती थी तभी आवाज़ आती थी, नहीं तो बिल्कुल साइलेंट। तो अगर आदमी थोड़ा सी भी अगर सिक्का डाल दे तो पूरे होटल के अंदर आवाज़ सुनाई दे, इतना एकदम शांति, सन्नाटा था पूरा, सन्नाटा एकदम, बस एकदम गोली चलती दर 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 दर। अब आतंकवादियों को तो हम आते हुए दिख रहे थे, उनको पता चल रहा था, मीडिया के माध्यम से भी, जो आपने बात बोली उसके माध्यम से भी पता चल रहा था, इंटरनेट के माध्यम से पता चल रहा था। और हम मूवमेंट कर रहे थे तो हमारा भी मूवमेंट होता। अगर आदमी, हम मूवमेंट कर रहे हैं, हमको कैसी ट्रेनिंग दी जाती है, तो हम बहुत ही धीरे धीरे करते, पर ऐसी कुछ न कुछ खटपट हो ही जाती है। परंतु जब अंधेरा होता है तो हमारे भी कान आँख का काम करते हैं, कानों को हम यूज करते हैं उस समय। तो जब लगातार ऐसे निकाल रहे थे तो एक फ़ोन पाकिस्तान से आता है। जब पाकिस्तान से आता है तो एक महिला बात करती है, वो महिला रोते हुए बताती है उनको, बाहर जो रिसेप्शन के नंबर थे, अब हम लोगों को बचा लो, हम लोग को 200 कुछ कमरा नंबर के अंदर हमको बंदी बना रखा है, हम 25-30 आदमी हैं, लोग हैं, महिलाएं, बच्चे, हमको ये आतंकवादी मार रहे हैं, हमको बचाओ। अब जो वो रिसेप्शन के नंबर बाहर थे, उन्होंने ये तो नहीं देखा ये पाकिस्तान से फ़ोन आया, कहाँ से फ़ोन आया। उन्होंने अधिकारी को बताया, अधिकारी ने तुरंत जो है ना हम लोगों को रेडियो सेट के ऊपर मैसेज दे दिया, अब आप लोग जो है ना वहाँ फलाना नंबर रूम के अंदर चले जाइए, वहाँ से VIP को निकालिए, इतने सारे लोग हैं वहाँ पे, उनकी जान बचाइए सबसे पहले। क्योंकि सबसे पहले तो हमारा आतंकवादी को तो हम मार लेंगे 1 घंटा बाद, 2 घंटा बाद, सबसे पहले तो लोगों को बचाना हमारा मेन मतलब उद्देश्य ही आपको यही दिया गया था कि लोगों की जानें बचानी है। हम अपनी जान पर खेल के जो है ना लोगों की जान बचाने के लिए तैयार रहते हैं, अपनी जान दे सकते हैं, पर जो ना देश के किसी भी निर्दोष आदमी की जान नहीं जानी चाहिए, यहाँ तक हम लोगों को मोटिवेट किया जाता। इस दौरान आपको या आपके किसी साथी को चोट भी लगी थी? बिल्कुल। तब जब वहाँ पहुँचे तो तब वहाँ आतंकवादियों ने पहले अम्बुश लगा रखा था, वो पूरा प्लान्ड तरीके से हम लोगों को वहाँ घेरने के लिए, NSG के ऊपर हावी होने के लिए, अगर NSG भी बैक मारेगी या कुछ होएगा। तब जब हम वहाँ से सीढ़ियों से चढ़ने लगे, ताज होटल के, ओल्ड ताज के अंदर सीढ़ियाँ बनी हुई है, जो सामने स्टैचू बना हुआ है जमशेद जी टाटा का, उसके सामने 2 गेट है, ऐसे बालकोनी है चारों तरफ। जब सीढ़ियों के बीच के अंदर पहुंच गए तो चारों तरफ से आतंकवादियों ने गोली मारना शुरू कर दिया, दर 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 दर। और जब गोलियां मारना शुरू किया तो सबसे पहले हमारे कमांडो सुनील जोधा को गोलियां लगी 8-7। जब वो गिरने लगा था, दूसरे नंबर पर कमांडो था सुनील यादव, उसने उसको ऐसे संभाला तो उसकी हिप में 2 गोलियां लगी, वो भी गिरा। वो गिरते ही तीसरे नंबर पर मेजर उन्नीकृष्ण साहब थे, वो डायरेक्ट एक दरवाजे से फायरिंग ने सामने वाले दरवाजे में जंप कर गए और हम लोगों को बोला आप इनको संभालो, मैं आतंकवादियों को देखता हूँ। इतनी सी बात बोली, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड फायरिंग के बीच में ही। और उसके बाद फायरचंद को, हौलदार राजवीर लांबा को, इन साथियों को गोली लगी। तो ये जब गिरे तो इनको हमने तुरंत दूसरी हिट ने हमने इनको संभाला, इनको संभाल के सेकंडों में तुरंत आतंकवादियों के ऊपर हमने हमला किया। तो आतंकवादी वहाँ से भाग गए, पर जो मेजर उन्नीकृष्ण साहब वहाँ जंप किए, वो वहाँ पे आतंकवादियों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए और उनकी बॉडी को आतंकवादी एक पर्दे के अंदर लपेट के और एक सोफे के पीछे शिफ्ट कर दिया उन्होंने फटाफट, और उनका हथियार, उनका रेडियो सेट, वो भी आतंकवादी निकाल लेंगे। अब आतंकवादी वहाँ से भाग गए। आतंकवादी भागने के बाद हमने अपनी कैजुअलिटी को फटाफट भेजा बाहर, उनका ट्रीटमेंट हुआ, उनकी जान बची, आज वो ठीक अपने परिवार के साथ है। अब हम लगातार, हमको जैसे मैसेज आए, अब फलाना रूम से VIP को निकालो, जैसे हम वहाँ जाएं उनके पास एक रेडियो सेट भी चला गया, मीडिया के माध्यम से भी मैसेज आने लगे।
तो हमको जो है ना हर जगह जो है ना चोट खानी पड़ रही थी, आगे से आगे मिलिटेंट पहुंच रहे थे। आपको भी चोटें आई थी? बिल्कुल, मिलिटेंटों को पूरा होटल का भी पता था, कहाँ कमरा है, क्या चीज़ है, उनके पास मैप था, उन लोगों को पूरा ब्रीफ किया हुआ था, उनको ट्रेनिंग दी हुई थी सालों से। तो तब फिर हम लोगों ने मैसेज किया, हमने अंदाज़ा लगाया कुछ गड़बड़ है, हमने दोबारा ऑपरेशन वहीं से शुरू किया। वहीं आए, हमने वहाँ आसपास सर किया। पहले हम ये सोच रहे थे जब MP5 से फायर हो रहा था, मेजर साहब फायर कर रहे हैं, पर रेडियो सेट पर लगातार 8 घंटे तक कोई जवाब ना आना, किसी तरह की बात ना होना, तो हमने दोबारा वहाँ शुरू किया। वहाँ देखा तो हमको मेजर साहब की बॉडी मिली। हम लोगों ने मैसेज दिया कि भाई ऐसे ऐसे जो है ना मेजर संदीप उन्नीकृष्ण साहब जो है ना आतंकवादियों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं और जो है ना हमारे बीच नहीं है, उसकी बॉडी को हमने बाहर पहुँचाया। मेजर 4 बंदों को गोलियां लग चुकी थी। का आपने जिक्र किया है, उनके बारे में बहुत सुना भी है, उनका व्यक्तित्व कैसा था? वो बहुत बढ़िया आदमी थे। देखो, जो स्पेशल फोर्सों के अंदर जो आदमी रहते हैं वो सारे लोग बहुत अच्छे होते हैं, देशभगत होते हैं, देश के लिए न्योछावर होने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। कोई एक नहीं, कोई अकेला सुरेंद्र सिंह कमांडो नहीं। इस देश के अंदर जो ना लाखों ऐसे सुरेंद्र सिंह कमांडो हैं, लाखों ऐसे देशभगत हैं, वो मरने मिटने के लिए, देश के हर मोर्चे के ऊपर खड़ा होने के लिए। वो मीडिया के साथी भी देशभगत थे, जिनके पास हथियार ही नहीं था, जो एक माइक की अपनी डंडी लेके, अपना कैमरा लेके और होटल के कवर कर रहे थे, जिनको गोलियां चल रही थी। तो उनका अच्छा व्यक्तित्व था, अच्छा व्यवहार था, हमारा साथी था, हमारे साथ रहने वाला था। हम लोग तो NSG कमांडो 24 घंटे, कई घंटे, 15-15 दिन जंगलों में एक साथ ट्रेनिंग करते, एक साथ रहते। तो वो हमारी इंस्ट्रक्टर टीम के अंदर भी था, ट्रेनिंग का पार्ट भी था 51 का। तो अच्छा था। तो हमारे अंदर इतना गुस्सा था कि हमने उसको जिंदा जला दिया, और जिंदा जलाने के बाद उसको फेंका, क्योंकि बताना तो था नहीं। हमारी डायरी के अंदर माफ़ी का कॉलम नहीं है। हम लोग सरेंडर नहीं करने के लिए जाते, आ जाओ जी सरेंडर आ जाओ, फिर हम तुम पे 54 करोड़ रुपए खर्चेंगे, हमारे कमांडो भूखे मरते घूमेंगे और कसाब बिरयानी खाएगा। वो हमारी किताब में, कमांडो सुरेंद्र सिंह की किताब में ऐसा शब्द पढ़ा ही नहीं कमांडो सुरेंद्र सिंह ने। और कमांडो सुरेंद्र सिंह की बंदूक के अंदर माफ़ी थी ही नहीं उस समय। मैंने तो एक साथ 100 मिलिटेंटों को मारा है। ऐसा भी रिकॉर्ड जो ना मैंने अफ्रीका के अंदर ऑपरेशन किया था, उसमें 97 आतंकवादियों को हमने एक ही साथ 4 आदमियों ने मार गिराया। इस दौरान जब आप मिशन पर थे, आपकी टीम मिशन पर थी, तो इस दौरान कोई ऐसा पल जो आपको अभी भी याद आता हो, आपके जहन में हो कि और आपको भावुक कर देता हो? अभी मैं बता रहा हूँ। तो वो मिलिटेंट मारने के बाद हमारे हौसले बढ़े और हमने लगातार जो ना हम निकालते रहे। 3rd फ्लोर क्लियर किया। जब 2nd फ्लोर को हम क्लियर कर रहे थे, तो 2nd फ्लोर के अंदर पहले बदलते रहते, कभी गाइड कोई है, कभी कोई गाइड है, कोई गाइड है, क्योंकि जो गाइड चलता था उसको बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। तो एक कमांडो लगातार तो अलर्ट नहीं रह सकता। तो 10-20 रूम एक ने किया, 10-20 एक ने किया। तो कुछ समय पहले 2-3 रूम पहले मैंने शुरू किया, तो मैं जब शुरू किया तो मुझे मेरे साथियों ने बोला नहीं हम कर लेंगे, आप पीछे से गाइड करते हो। मैं नहीं मैं करता हूँ कुछ थोड़ा सा, क्योंकि थकान महसूस हो रही थी सबको। तो करीब ये रात 11 बजे के आसपास की बात है, 11:30। तो जब मैंने सर्च किया ऐसे, तो जैसे आगे वाले रूम को सर्च करने के लिए घुसे, हम आगे बढ़े, तो एकदम दरवाज़ा हिला। 3 दिन से दरवाज़ा खोलने से नहीं खुल रहा है, तोड़ के घुसना पड़ रहा आदमी को निकालने के लिए। ये कौन महाव भाव है, ऐसा आदमी कौन आ गया जो दरवाज़ा खोल रहा है? ये तो आतंकवादी हो सकता, दूसरा कोई नहीं हो सकता आतंक। तो मैंने जो मेरे साथी थे उनको पूछ किया, पीछे मैं मिलिटेंट ऐसे बोला, वो पीछे धका दिया मैंने उनको। वो तो उनको आड़ थी, मेरे पास कोई बचने का रास्ता नहीं था, कोई आड़ नहीं थी मेरे पास। तो मैंने अपनी जान बचाने के लिए, आतंकवादी ने मुझ पर ग्रेनेड फेंका। तो जैसे ग्रेनेड फेंका तो मैं तुरंत 2nd फ्लोर से मैंने जंप लिया। जो बारजा था, उस बारजे की उस डोली के ऊपर हाथ रख गया, मैं जंप ले गया पुश करके। हम कूदते रहते हैं NSG में, बहुत ऊंचाई से कूदाते रहते हैं, हमारा एक्सपीरियंस भी रहता है। पर जब मैं कूदा तो डोली के साथ रगड़ा लग के जैसे मैं आया, तो मेरी MP5 की जो सीलिंग थी वो आई, तो वो पटरी के साथ आता, तो उसमें बारजे में पानी की वो ठूठी लगी रहती, उस ठूठी के अंदर मेरी सीलिंग फंस गई, जैसे रगड़ के आया मेरा कपड़ा। तो एकदम मुझे ऐसे झटका लगा, ऐसे लटक गया मैं कुछ सेकंड के लिए। जैसे लटका नीचे फिर मैं गिरा, तो मेरी कंधे की हड्डी को झटका लगा था, कंधे की हड्डी टूट गई, वहाँ पर निकल गई। और नीचे गिरते ही मैं फटाफट एकदम उठा, क्योंकि मुझे ये था आतंकवादी कहीं ऊपर से नीचे मेरे पर ग्रेनेड और लुप ना कर दे। तो फटते मैं नीचे घुसा तो वहाँ बार था। तो अंदर घुसने के बाद मैंने लाइट जलाई अपनी MP5 की, तो देखा वहाँ लाशें पड़ी हैं ऐसे। तो पीछे मैंने सोचा, पीछे एक दरवाज़ा था, स्टोर था वो उसका, मैंने सोचा पीछे पोजीशन, इधर से ना आतंकवादी, या तो गेट बंद कर दो या पोजीशन ले लो फटाफट। मैं उस एरिया को एक बार अपनी नज़रों में बैठाना चाह रहा, जहाँ जहाँ रास्ते थे। तो
तब तक मेरे साथियों ने वहाँ अटैक कर दिया आतंकवादियों को, क्योंकि देश के अंदर एकमात्र फोर्स ऐसी है जो ऑफेंसिव लड़ाई लड़ती है, एनएसजी। बाकी देश की फोर्सें हैं वो डिफेंसिव लड़ाई लड़ती हैं, आड़ लेती हैं, फिर आगे बढ़ती हैं, फिर दूसरा आदमी कवर करता है, परंतु एनएसजी का कमांडो डायरेक्ट एकदम हमला करता है। तो जैसे उन्होंने हमला किया तो वो सीढ़ियाँ थी वहाँ गेट के पास उस बार के, वो सीढ़ियों से जब वो उतरने लगे तो मैं वहाँ अंदर की तरफ था, मैंने भी सीढ़ियों में फायरिंग शुरू कर दिया। ऊपर से मेरे जो साथी कमांडो थे उन्होंने फायरिंग, एक मिलिटेंट को हमने सीढ़ियों मार गिराया। हमको पता नहीं चल रहा था हमने एक मिलिटेंट मार दिया, क्योंकि वो बाद में जब वो बॉडियाँ रिकवर करी तो एक सीढ़ियों मरा मिला और 2 आतंकवादी नीचे कूद गए। ये भी नहीं पता चल रहा था 2 आतंकवादी। अब वो 2 आतंकवादी बार के पीछे सीढ़ियों के नीचे उन्होंने पोजीशन ले लिया और वो मुझ पर फायरिंग करते रहे, मैं उनके ऊपर फायरिंग करता था। मेरे साथी ऊपर से फायरिंग करते रहे, उनके ऊपर से भी उसको गोलियां नहीं लगी कि सीढ़ियाँ वो ऐसी बनी हुई थी। और फिर मेरे कुछ साथियों ने दरवाज़ा नीचे आके तुरंत, वो जहाँ से मैं कूदा था वहीं से वो कूदे नीचे, और नीचे आके उन्होंने उस गेट पर पोजीशन ले लिया। मैंने जैसे उनको बताया एक झटके में रेडियो सेट पे ऐसे ऐसे फंस गया, उस गेट से फायरिंग करते रहे, बीच इधर से इधर आतंक। 1.5 घंटा तक लगातार मेरा और आतंकवादियों की फायरिंग चलती रही। धीरे धीरे मेरी भी गोलियाँ घट रही थी और उस बीच में बाहर से एक पुलिस वाले ने उसमें आंसू गैस का गोला मार दिया खिड़की से, उसमें आंखें बंद, धुआं, जी घुटना, वो भी बड़ी समस्या। वो बाहर मैसेज दिया मैंने बाहर, फिर हमारे कमांडर ने बताया अगर कोई भी पुलिस वाला कोई भी अगर फायरिंग करेगा तो एनएसजी के कमांडो उसको गोली मार देंगे। सिर्फ फायरिंग करेगी एनएसजी ही फायरिंग करेगी, कोई फायरिंग नहीं करेगा। फायरिंग नहीं करेगा, सबको रोक दिया गया था, सिर्फ एनएसजी कमांडो को एक्टिव रहने के लिए कहा बिल्कुल गया था। बिल्कुल। तो तब वहाँ उनको रोका रहा, तो धीरे धीरे मेरी गोलियां भी कम हो रही थी, मेरे पास कोई बचने का साधन नहीं था। और आतंकवादी लगातार पहले मुझे भी जो ना गालियां निकाल रहे थे, मैं आतंकवादियों को गालियां निकाल रहा था, खूब हमारी वो चलती रही। उस बीच में आतंकवादी भी और कुछ वो उर्दू भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, कुछ मैं पकड़ पा रहा था, कुछ नहीं पकड़ पा रहा था। वो किसी से बात भी रेडियो सेट के ऊपर बात भी कर रहे थे लगातार। जब वो रेडियो सेट पर बात कर रहे थे उस दौरान आपको कुछ समझ आया? क्या बातें कर रहे हैं? उनकी बातें मुझे समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि वो कोडलेस रेडियो सेट नहीं था। अच्छा। हम भी ऐसा जो लीड के साथ रेडियो सेट जैसे मोबाइल की लीड लगा, मतलब उन लोगों को गाइड किया जा रहा था कि कोई गाइड किया जा रहा था क्या करना है क्या नहीं करना है। उन्होंने उधर भी बताया, वो बता रहे थे कोई, उन्होंने बताया कि हम यहाँ भाग नहीं सकते, ऊपर चारों तरफ से घिर गए हम। हमारे सामने भी एक मिनट जो है कुछ कमांडो हमारे बिल्कुल क्लोज हैं, बिल्कुल नज़दीक हैं कुछ कमांडो जो फायरिंग कर रहे हैं। उनको ये नहीं था मैं अकेला हूँ, उनको ये आइडिया नहीं था मैं अकेला हूँ। मुझे भी वो आइडिया नहीं था ये 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 1 है, मुझे भी आइडिया नहीं। पर मुझे ये जरूर था कि वो भाई 2 से ज़्यादा है, क्योंकि 2 जगह से 2 बैरल से फायरिंग होता दिखता है, लाइट जलती है, फायरिंग होता है। तो उस बीच में उन्होंने पहले कहा हम जो ना दफना देंगे, तुमको छोड़ेंगे नहीं, पूरा एक एक आदमी को मार डालेंगे, हम डरने वाले नहीं हैं। मैं भी इधर से गालियां दे रहा था, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। उसमें बोले हम पठान हैं, हम ये कर देंगे। तो मैंने भी उसमें कहा मैं भी जाट हूँ और हम जो ना कब्रिस्तान तक, शमशान घाट तक छोड़ के आते हैं, तुमको इस ज़मीन के अंदर यहीं दफना दूंगा। अगर तुम्हारे इतने ऊपर अल्लाह ताला और इतना जो ऊपर जिसके भरोसे के ऊपर जो लोगों ने तुमको माइंड वॉश कर रखा है, जो तुम्हारे बाप जो बैठे हुए हैं, अभी तुम जमीन फाड़ के अगर जमीन के अंदर घुसने की कोशिश करोगे तो जो कॉन्वर्सेशन चल रही थी उस दौरान चल रही थी, उस टाइम चल रही थी, भी आपको धमकी दे रहे हैं, आप यहाँ पर उसको बोल रहे हैं, पलट कर बोल रहे हैं, तो वो कॉन्वर्सेशन उस दौरान चल रही थी। 1.5 घंटा लगातार, 1.5 घंटा चली, 1.5 घंटे तक। क्योंकि मैं भी लगातार तो फायरिंग नहीं कर सकती, रुक रुक के फायरिंग, जो एक आधी गोली फायरिंग कर दी, 1-2 फायरिंग उन्होंने कर दिया, मैं उनके पास ना चला जाऊँ, वो उनका मतलब कुछ भी थोड़ा खटपट हो तो फायरिंग, कभी ऊपर से। तो जो बीच बीच में जो ना गालियाँ निकालते हैं, हम भी गालियाँ निकालते, हमारी भी ट्रेनिंग का हिस्सा होता, हम भी अपनी आवाज़ ऐसी निकालते। मैं अभी आपके यहाँ निकालूँ तो जो ना थोड़ा सा अलग टाइप की आवाज़ होती है, खौफ जैसे भय मुक्त आवाज़ है, छोड़ेंगे नहीं। तो उस बीच में जो ना जब वो कह रहे थे तो वो अपनी बताते कि हम ये हैं, तो हम अपनी बताते हम कौन है। तो जैसे वो कह रहा हम पठान है तो हम भी जाट हैं, हम भी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, यही दफना के छोड़ेंगे। जाट जब दुश्मनी कर लेता है तो कहावत है, अब जाट दोस्ती करता तो उसको भी निभाता है, और जाट जब दुश्मनी कर लेता है तो उसको शमशान घाट तक, कब्रिस्तान तक छोड़ के आता है। तो मगर तुमको कब्रिस्तान तक छोड़ के आऊँगा, और तुम अगर जमीन के अंदर घुस जाओगे तो पाताल से भी निकालूंगा तुमको। जो ये धमकी दे रहा था वो कसाब था? नहीं, वो 2 मिलिटेंट, दूसरे मिलिटेंट। कसाब को रात को पकड़ लिया था, पुलिस ने पकड़ लिया था, उसको ही बताऊंगा मैं। तो उस दौरान मुझे भी भय था, मुझे भी ये था कि मैं बच नहीं पाऊंगा, मेरे पास कोई निकलने का रास्ता नहीं था।
पर हमको इतनी ट्रेनिंग दी जाती, इतना आत्मविश्वास दिया जाता है, अब हमारे सामने कुछ भी नहीं है और ट्रेनिंग से आत्मविश्वास आता है। अब मैंने करोड़ों गोलियां फायर कर रखी हैं, मैंने करोड़ों 40-40 किलोमीटर की दौड़ करते हैं, हमको मायने नहीं रखते। 40-40 42 किलो वजन कमर के ऊपर रख के जो ना हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है, हमें हेलीकॉप्टर से बांध के घुमाया जाता है, तो उससे आत्मविश्वास बढ़ता है। क्योंकि हम प्लानिंग की भी बात कर रहे हैं, अभी हाल ही में तहव्वुर राना का प्रत्यर्पण हो गया है भारत, उस पर क्या कहेंगे आप? एक बार मैं इस कहानी को बता दूं पूरा। जी जी बिल्कुल, क्योंकि अभी कहानी जो सही मौके के ऊपर मोड़ के ऊपर आई। बताइए। 1.5 घंटा जब लगातार रहा तो मैंने एक ग्रेनेड निकाल लिया। भाई गोली तो खत्म होनी है, अगर ये आतंकवादी डायरेक्ट कूद गए तो मैं ग्रेनेड की पिन निकाल लूंगा। ये 2 से ज़्यादा आतंकवादी हैं, मैं खुद भी मर जाऊंगा, इनको भी मार दूंगा। और एक मेरे मन में ये चल रहा था, क्योंकि 3 दिन पहले मेरे घर में बेटा पैदा हुआ था, और बहुत सारे हादसे होते हैं। जब बच्चा पैदा होता तो बाप शहीद हो जाता, बच्चा पेट में होता तो बाप शहीद हो जाता। बहुत यंग लोग होते हैं, हम कम उम्र के लोग होते हैं, ऐसी जो टुकड़ी होती हैं, तो बहुत हादसे होते हैं। तो वो भी मेरे दिमाग में चल रहा था कहीं ना कहीं, अब कमांडो जो है ना समय आ गया है, अब जो है ना ये इनको मार के ही मरूंगा। अब 1.5 घंटा बाद जब जो कुछ मेरे साथियों ने 10-15 मिनट बाद उसके मुझे बाहर से मेरी दीवार निकाली,